हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे, निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक सीएलएसए की रिपोर्ट है जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पूरा मार्केट का आउटलुक यहाँ पे डिफाइन करता है कि मार्केट जो है वो अपकमिंग वीक्स मंथ्स में कैसा रह सकता है। उसके बाद थोड़ा सा कोविड का भी एक न्यूज़ आया है जिसको मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा, जिसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर आपको आज नहीं तो कल देखने को मिल सकता है, अगर ये जो नंबर्स है वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। सो आज के दिन की अगर निफ्टी की बात करें तो 40 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि 16,985 के आसपास, 985 के आसपास जो है वो अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 17,000 का जो लेवल है वो भी इस बार जो है निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। सो ये थोड़ा सा एक कंसर्न रेस करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 17,000 के आसपास का अपसाइड का जो लेवल था वो होल्ड किया था। उसके बाद अगर आप देखोगे लास्ट 2:30 बजे के बाद जो है वो गिरावट आते हुए देखने को मिली और 120 पॉइंट्स के आसपास जो है वो गिरावट ऊपरी स्तरों से जो है वो आते हुए देखने को मिली। अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स भी जो है वो निफ्टी 50 का पार्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1% के आसपास की गिरावट है, और वहीं अडानी पोर्ट्स के अंदर भी लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। सो थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट है वो निफ्टी 50 के ऊपर आपको इस वजह से भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी अगर आप गिरावट देखेंगे पिछले 6 महीने के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिस वजह से इंडेक्स के अंदर या मार्केट के अंदर जो है वो प्रेशर आ रहा है, और जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस जो है वो मार्केट के अंदर बिल्ड नहीं हो रहा। हालांकि ये स्टोरी जो है वो रियल है या फेक है ये तो थोड़े टाइम बाद पता चलेगा। बट अभी के लिए अगर देखेंगे तो इस न्यूज़ की वजह से, चाहे वो हो सकता है कि एक रूमर भी हो सकता है, बट जो कॉन्फिडेंस है वो अभी के लिए इन्वेस्टर्स का देखने को नहीं मिल रहा है। सो ये एक वन ऑफ द रीजंस है मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर। ग्लोबल देखेंगे तो ग्लोबल प्रेशर तो देखने को मिल ही रहा है। एसवीबी बैंक हो, चाहे वो यूरोप की डूश बैंक हो। सो यहाँ पे जो इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल रहे हैं जिस वजह से ग्लोबल बैंकिंग और एनबीएफसीज के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। सो वो एक एडिशनल जो है वो मार्केट के ऊपर प्रेशर देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही अगर इंडियन लेवल के ऊपर देखेंगे तो अडानी फैक्टर भी जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट की तरह काम करते हुए देखने को अभी मिल रहा है। सो यहाँ पे अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो ये जो है वो सीएलएसए के रिप्रेजेंटेटिव है लॉरेंस। सो उनकी अगर रिपोर्ट यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी के अंदर जो है वो रेंज बाउंड हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो इन्होंने रेंज है वो भी डिफाइन की है, 15,400 से लेके 18,600 के आसपास की जो रेंज है वो देखने को मिल सकती है। अब 15,400 की अगर बात करें तो जैसे कि एसवीबी बैंक की बात आ गई जहाँ पे स्टार्टअप्स का पैसा फंसा हुआ था, लेकिन आज के दिन अगर बात करेंगे तो वहाँ पे अभी के लिए फर्स्ट सिटीजन बैंक जो है वो शायद एसवीबी बैंक के डिपॉजिट्स और लोन्स को बाय कर सकती है। सो अभी ये न्यूज़ चल रही है, बट अगर एक दो बैंक्स की और अगर न्यूज़ आ जाती है और अगर बैंक्स की इरेगुलरिटीज़, क्योंकि अगर आपको 2008 की बात होगी तो वो भी फाइनेंशियल क्राइसिस जो था वो लेमन ब्रदर्स की वजह से था। वहाँ पे एक बैंक डूबी, फिर दूसरी बैंक डूबी, ऐसे करते करते मल्टीपल बैंक्स जो है वो डूबते गए, जिस वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो 2008 के अंदर स्टार्ट हुआ था। बट हमें ये भी देखना होगा कि 2008 से लेके 2023 तक अगर बात करें तो अब काफ़ी ज़्यादा सिस्टम के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे भी और रेगुलरिटीज़ के लेवल के ऊपर भी। सो अब इतना बड़ा जो है वो प्रेशर या क्रिएट नहीं होगा, या इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा 2008 के जैसा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली आई फील। क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो है बैंकिंग सिस्टम को और दूसरे भी सेक्टर्स को जो है वो ग्रो किया है। तो जो 2008 के अंदर लूप होल्स थे वो शायद 2023 के अंदर उतने देखने को ना मिले, और जो 2008 के अंदर हुआ था वो शायद रिपीट ना भी हो, बट उसके थोड़े बहुत जो है वो हिंट्स देखने को मिल रहे हैं। बट एग्जैक्टली 2008 जैसा होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद अगर देखेंगे तो जो है नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स जो है वो भी वॉलेटाइल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आईटी बिजनेस, फार्मा बिजनेस कैसा करता है वो भी देखना होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है ग्लोबल डिपेंडेंसी देखने को मिलती है यूएस और यूरोप से, जो कि अभी के लिए इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इट्स ऑब्वियस कि जो है इंडियन कंपनीज जो कि
प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है, अगर जो उनके एक्सपोर्ट के मार्केट्स हैं वो अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो कंपनीज भी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी। अपसाइड की अगर बात करें तो 20,700 से लेके 20,800 के आसपास के जो है निफ्टी की रेंज देखने को मिल रही है। ये कब आएगा ये मुझे भी नहीं पता है, बट अभी के लिए देखें तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ से ही मार्केट गिरा हुआ है। उसके बाद अगर देखें तो इनका रुझान अगर देखेंगे तो एफएमसीजी कंपनीज के ऊपर ज़्यादा है। ये इनका ये कहना है कि एफएमसीजी कंपनीज जो है वो फ्यूचर के अंदर अच्छा कर सकती हैं, और फार्मा जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर रह सकता है। तो फार्मा जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिलता है। डॉलर अगर बढ़ता है तो डॉलर का फ़ायदा जो है वो फार्मा को देखने को मिलेगा। बट कोविड के बाद अगर देखेंगे तो फार्मा और आईटी थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 1-1.5 साल उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, बट अभी के लिए कुछ टाइम से देखें तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रेंज के अंदर आईटी और फार्मा ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है। उसके अंदर ऑटो स्पेस के अंदर जो है इन्होंने अपना एक्सपोजर को जो है वो रिड्यूस करने की बात की है। उसके बाद आईटी सेक्टर जो है वो रिलेटिवली आउट परफॉर्मर रह सकता है इन कमिंग टाइम। तो यहाँ पे आईटी सेक्टर के अंदर आपका अच्छा खासा एक्सपोजर होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो कि हमारा पहले से ही है, मैं काफ़ी बार टीसीएस, इन्फोसिस जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स, फिर 2 मिड कैप स्टॉक्स और 2 स्मॉल कैप स्टॉक्स, अगर ऐसे अगर आप, क्योंकि आईटी सेक्टर जो है वो अपकमिंग ईयर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है। अगर ये 1-2 साल, अगर 1-1.5 साल अगर निकल जाए, 2-3 क्वार्टर की बात है, सो वो अगर निकल जाएंगे तो उसके बाद जो है थोड़ा बहुत वापस से रेपो रेट जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक किए थे वो अगर गिराना स्टार्ट करेंगे तो वापस से जो है मार्केट के अंदर ग्रोथ आते हुए देखने को मिलेगी। उसके बाद इन्होंने लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स को होल्ड करने की राय दी है, जहाँ पे टीसीएस उनकी राय देखने को मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को जो है वो इस लेवल्स के ऊपर बाय करने की बात की। मैंने पहले भी कहा था कि जब जब मार्केट के अंदर प्रेशर आएगा आपको लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ ही बाइंग करते हुए चलना है। स्मॉल कैप हो सकता है कि मार्केट में वापस से रिवर्स आ जाए और स्मॉल कैप मिड कैप अच्छा करने लगे, बट आपका जो पैसा है वो कैपिटल जो है वो सेफ रहता हुआ देखने को मिला है। मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया कि रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व फाइनेंस, सो अक्रॉस एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सो ऐसी बड़ी बड़ी बैंक्स के अंदर और केमिकल सेक्टर की अगर बात करें तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, पीआई इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट, सो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनीज है। हर सेक्टर, पेंट सेक्टर से अगर आप देखें तो एशियन पेंट्स के अंदर, बर्जर पेंट्स के अंदर बाइंग कर सकते हैं। क्रूड ऑयल अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल कुड सी अ ब्रेक बिलो $80। सो क्रूड ऑयल जितना नीचे जाएगा, क्योंकि डिमांड के अंदर अगर कमी आते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन, इकोनॉमी स्लो डाउन होगा तो क्रूड ऑयल भी जो है वो अच्छा परफॉर्म, कमोडिटीज़ अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर गिरता है और अगर ड्यू टू स्लो डाउन भी अगर इंडियन मार्केट्स या इंडियन कंपनीज अच्छा कर पाती है तो क्रूड ऑयल के अंदर जो गिरावट है उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हमको फ्यूचर में हो सकता है। उसके बाद कोविड की भी बात कर लेते हैं। तो अब जो है कोविड का फियर उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना पहले था, क्योंकि हमने ऑलरेडी वैक्सीन को डेवलप कर लिया है और हमें ऑलरेडी प्रायर एक्सपीरियंस है कि हमने पहले क्या क्या इश्यूज फेस किया था। सो पहले 2020 के अंदर कोरोना एक न्यू फैक्टर था हमारे लिए, बट अभी के लिए हमने थोड़ा बहुत जो है एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं कैसे इसको टैकल करना है। और पहले वैक्सीन्स भी नहीं थे, बट अभी हमारे पास उससे फाइट करने के लिए वैक्सीन्स भी है। सो आज के दिन अगर देखेंगे तो 1800 न्यू केसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल 10,000 केसेस जो है वो अभी के लिए इंडिया में है। और 27 मार्च की जो है वो लेटेस्ट अपडेटेड रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। 528 जो एक्टिव केसेस हैं वो दिल्ली के अंदर ही देखने को मिल रहे हैं। सो अभी जो है वो अगर आप देखेंगे तो मॉक ड्रिल जो है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है। सो ये जस्ट एक अपडेट है कि इसका भी अगर थोड़ा बहुत फार्मा के अंदर अगर आपको रैली देखने को मिलता है, अगर ये 10,000 का नंबर इंक्रीज होता है तो हो सकता है कि फार्मा के अंदर आपको थोड़ा बहुत रैली जो है वो देखने को मिल सकता है। और एक जो न्यूज़ है वो एलआईसी की तरफ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो एलआईसी प्लान कर रहा है $2.4 ट्रिलियन रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट, रुपीज़ नॉट डॉलर्स। तो लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है वो नेक्स्ट ईयर या अपकमिंग ईयर्स के अंदर एलआईसी जो है वो करते हुए देखने को मिल सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमाइज रिटर्न्स फॉर पॉलिसी होल्डर्स, सो कंपनी के विद इन की भी बात है। और उसके बाद अगर देखेंगे सपोर्ट इंडियन मार्केट्स इन FY24, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो FIs जो है वो कंटिन्यूसली सेल करते हुए देखने को मिल रहे हैं और DIs जो है वो बाय कर रहे हैं। सो ये भी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है LIC। सो ये भी क्या करेगी कि ये 2.5 लाख करोड़ में से कुछ
अमाउंट या मैक्सिमम अमाउंट या जो भी इनका परसेंटेज डिसाइड हुआ है उसको जो है वो इक्विटी मार्केट्स के अंदर इन्फ्यूज़ करेगी, ताकि जो एफआईएस पैसा निकाल रहे हैं उसको थोड़ा बहुत कवर किया जा सके और मार्केट्स को जो है वो सपोर्ट एलआईसी करते हुए देखने को मिल सकती है। एलआईसी की अगर होल्डिंग्स की बात करें तो जो एलआईसी आपको पैसा रिटर्न करती है आफ्टर 25 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, तो वो भी पैसा जो है वो इक्विटी मार्केट्स के थ्रू वन ऑफ द जो है वो इनका इनकम सोर्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो एम्फोसिस, टेक महिंद्रा, कैप्री ग्लोबल, रेड्डीज, बाद में वेल्सपन कॉर्प, दीपक नाइट्राइट, गेल, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे आईआरसीटीसी के अंदर भी 7.42% के आसपास इनका स्टेक है, वोल्टास के अंदर लगभग 10% के आसपास का स्टेक है, आईडीबीआई के अंदर अगर आप देखेंगे 49% के आसपास का स्टेक है, 45% जो है वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर इनका स्टेक। सो ओवरऑल जो है कंपनी काफ़ी ज़्यादा जो है इक्विटी मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करती है और नेक्स्ट ईयर जो है 4 ट्रिलियन रुपीज़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी मार्केट के अंदर करते हुए देखने को मिलेगा। सो ये थी आज के लिए ओवरऑल मार्केट के ऊपर न्यूज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जो है वो लाइक कर दो और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइस।